सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वह है नेपाल से संबंधित, और इसमें मैंने इंग्लिश के न्यूज़पेपर के 3 एडिटोरियल को कवर करते हुए यह जो टॉपिक बनाया है, इसका संदर्भ है नेपाल में किस तरह से चीन का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है और सभी कुछ बहुत शांत तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह शांति न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत के लिए भी तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए कई समीक्षक यह जो चीन का हस्तक्षेप नेपाल में बढ़ रहा है, इसको लेकर अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। तो आइए इसी टॉपिक को मैं कई डायनेमिक तरीके से आपके सामने विश्लेषित करता हूं। यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको चीन का ऐसा हस्तक्षेप देखने को मिलेगा जो आपने शायद कभी नहीं सुने होगा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बहुत बड़ा पैकेज दे दिया गया है नेपाल को और कहा गया है कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। यहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया और खासकर यहां इंडिया में इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। हाँ, हिंदी के न्यूज़पेपर में दिखाई नहीं दे रहा। खैर, आइए मैं उसको आपको टॉपिक से परिचित करवाता हूं और बताता हूं कि कैसे चीन जो है कि नेपाल में अपने हस्तक्षेप को बढ़ा रहा है। मध्य भारत के उत्तर में एक देश स्थित है जिसका नाम है नेपाल, और इससे हमारी बाउंड्री लगती है। यह एक पर्वतीय देश है जहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 14 पर्वतों में से 8 पाए जाते हैं, अर्थात पर्वतीय क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो पहचान होती है वह होती है माउंट एवरेस्ट की वजह से। इस देश की जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर है वह है काठमांडू, और यहाँ की 85% पॉपुलेशन जो है कि हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। और अगर परसेंटेज के आधार पर देखें कि जो जनसंख्या है उसमें हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको इसी देश में दिखाई देंगे, अर्थात 85% लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। इस तरह से इसको एक सबसे बड़े हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। मई 2008 तक यहाँ पर एक संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि यहाँ पे एक राजा हुआ करता था और उसी के आदेश से शासन व्यवस्था चलती थी, और उसको संवैधानिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह पुराने समय के जो राजतंत्र थे उससे अलग था। उसका एक विधिक स्वरूप था, उसको मानने के लिए पूरा देश बाध्य था। इसी को हमने संवैधानिक राजतंत्र कहा था, और यह चल रहा था। लेकिन 2008 के बाद, मई 2008 के बाद यहाँ पर नेपाल की एक संविधान सभा बनी और उसने अपने देश को संवैधानिक राजतंत्र से गणतांत्रिक राजतंत्र में बदल दिया, अर्थात यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित हुई। डेमोक्रेसी इसलिए स्थापित हुई होगी ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, अब देश अपने आप को सोवरेन और संप्रभु सिद्ध कर सके, और साथ ही साथ अच्छे तरीके से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। लेकिन अभी जो खबरें हैं वह थोड़ा सा इससे अलग हैं। नेपाल में इस समय बहुदलीय शासन प्रणाली, अर्थात कई यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हैं और उनके माध्यम से ये संचालित होता है। वहाँ पर भी चुनाव होते हैं जैसे इंडिया में चुनाव होते हैं। यहाँ का जो राज्य प्रमुख होता है वह होता है, जो प्रतीक के रूप में होता है वह राष्ट्रपति, और यहाँ की वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वह है विद्या देवी भंडारी जी। वहीं जो एक कार्यपालिका जो प्रमुख होता है वह होता है प्रधानमंत्री, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में हैं वो हैं KP शर्मा ओली जी। वैधानिक शक्ति जो है कि जिस तरह से इंडिया में संसद को दी गई है, अर्थात विधान बनाने की शक्ति, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी संसद को यह शक्ति दी गई। यहाँ के उच्च सदन को नेशनल असेंबली, अर्थात उच्च सदन, जैसे हमारे इंडिया में राज्यसभा है तो जिस तरह हम उसको राज्यसभा के नाम से बुलाते हैं, यह लोग उसको नेशनल असेंबली के रूप में बुलाते हैं। जिस तरह से हमारा निम्न सदन है जिसको हम लोकसभा के रूप में बुलाते हैं, इनको यह उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से बुलाते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे यहाँ राज्यसभा है, इनके यहाँ नेशनल असेंबली है, जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा है, यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और इस तरह से पूरा वेल सेटल्ड आपको क्या दिखाई देगा, एक राजनीतिक संरचना दिखाई देगी। इस समय जो नेपाल की जो सदन है जो कार्य कर रही है, वहाँ पर 275 सीटें हैं, और उन 275 सीटों में से 174 जो सीटें हैं वह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, और 63 सीटें नेपाली कांग्रेस और बाकी बची हुई अन्य दलों की हैं। कुल
मिलाकर मेरा जो उद्देश्य है यह सब बताना वही है, क्योंकि अभी का जो हस्तक्षेप हुआ है चीन का नेपाल में वह इसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि 275 सीटों में से 175 सीटें सिर्फ और सिर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की हैं और 63 सीटें नेपाली कांग्रेस की हैं। नेपाल जो कम्युनिस्ट पार्टी है यह पहले कई अलग अलग शाखाओं में विभाजित थी, लेकिन 17 मई 2018 को इसका विलय हो गया। अर्थात जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां थी उन सबको एक साथ मिला दिया गया और इसके वजह से यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। किन पार्टियों को मिलाया गया? तो दो पार्टियों का नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और ब्रैकेट में आपको लिखा होगा यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और वहीं दूसरा जो है माओ की विचारधारा को बिलोंग करने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है। दोनों अपने आप को नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ही बुलाती थी, लेकिन एक माओ की विचारधारा को मानती थी और दूसरा जो है कि मार्क्स और लेनी की विचारधारा को आगे बढ़ाते थे। अब आप यहां पर थोड़ा सा प्रश्न कर सकते हैं कि मार्क्स, लेनिन और माओ के विचार क्या हैं। तो कभी जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया है कि मैं इनकी विचारधारा, समाजवाद, पूंजीवाद और ये सब आइडियोलॉजी पर मैं बात करूं, तो मैं बात करूंगा यहां पर अगर मैं समझाने लग जाऊंगा तो टॉपिक काफी बिखर जाएगा। कुल मिलाकर आप इन दो पार्टियों का नाम याद रखिएगा, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। हुआ क्या कि जैसे मैंने कहा कि यह इन सभी पार्टियों को जो कम्युनिस्ट विचारधारा से अपने आप को संबद्ध करती थी उनको मिला दिया गया, और जब मिला दिया गया तो एक पार्टी का निर्माण हुआ जिसका नाम है नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम एनसीपी के नाम से जानते हैं। एनसीपी का जब यह बना स्ट्रक्चर तो यह कहा गया कि जो चीन की कम्युनिस्ट विचारधारा या जो चीन की पार्टिक संरचना है ठीक उसी प्रकार की आइडियोलॉजी को यह जो एनसीपी जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है यह भी मानती है। अर्थात इन्होंने अपने आप को चीन की आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ा। कहीं ना कहीं जो चीन के आइडियोलॉजी के साथ ये जब अपने आप को जोड़ेंगे तो इसका मतलब है ये भारत की आइडियोलॉजी अर्थात जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है उससे क्या है, यह दूर जा रहे हैं। खैर हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब यहाँ पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी का प्रसार होने लगा तो इस आइडियोलॉजी का जो झुकाव है चीन की तरफ से है, तो इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग थे यह चीन के संपर्क में आने लगे। जैसा कि मैंने बताया कि मई 2018 में इनका विलय जरूर हुआ, लेकिन इससे पहले भी एक इनका काफी लंबा इतिहास रहा है और इन्होंने अपने देश की सत्ता को चीन के साथ जोड़ना प्रारंभ किया। और इसमें से मैं ज़्यादा घटनाक्रम ना बताकर आपको बताता हूँ। चीन ने 2017 में नेपाल के साथ अपनी बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव जो परियोजना है उसका हिस्सा बनाया। इसके तहत वो क्या करता है कि जो उससे जुड़े हुए देश हैं उन देशों में सड़क मार्ग, जैसे आपने देखा होगा चीन ने क्या कर रखा है, पाकिस्तान पीओके वाले क्षेत्र से एक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, रोड बना रखा है। ठीक इसी तरह अपनी जो पहुंच है उसको बढ़ाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सहारा लेता है और यह क्या करता है, चीन को सभी क्षेत्रों से जोड़ने का प्रयास करता है। जहां पर स्थलीय बाउंड्री से जोड़ा जा सकता है, स्थलीय बाउंड्री से, अदरवाइज ये क्या करते हैं, समुद्र का सहारा लेते हैं और ऐसे देशों का चयन करते हैं जिनके माध्यम से इनके प्रोडक्ट दूर तक पहुंच सकें। और इसी का एक जो है कि इन्होंने समझौता किया वर्ष 2017 में। इसी के साथ साथ यह भी कहा गया कि नेपाल में क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, रेलवे का विस्तार किया जाएगा, हाईवे और एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा। और इस सभी को कौन कर रहा है, यह चीन कर रहा है। कहां पर कर रहा है, नेपाल में। अब समझिए जब क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा इसका मतलब यह है कि जो चीन, और चीन का कौन सा इलाका, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत और नेपाल के बीच की जो बॉर्डर का जो गैप है उसको खत्म किया जाएगा। नेपाल और चीन के बीच रोड बनाया जाएगा, रेलवे का विस्तार किया जाएगा, हाईवे और एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा। और इन सभी का नतीजा क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में चीन क्या करेगा, नेपाल में निवेश करेगा। और ऐसा हुआ भी। इसी के साथ साथ चीन ने क्या किया, यहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति को प्रभावित करने के लिए और नेपाल के लोगों को चीन के अधिक झुकाव प्रदर्शित करने के लिए, अपने संपर्क में लाने के लिए इसने कहा
कि आप अपने यहाँ हमारी जो चीनी भाषा है मंडारिन उसको पढ़ाइए। नेपाल इसके लिए तैयार भी हो गया और कई स्कूलों में मंडारिन भाषा को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया है और इसका पूरा जो फंडिंग होता है वो चीन की गवर्नमेंट करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ इकोनॉमिक जो है कि इंटरफियर और जो है कि निवेश किया जा रहा है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी नेपाल को चीन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब समझिए, जब कोई व्यक्ति मंडारिन बच्चा कोई पढ़ेगा तो क्या करेगा, चीन की आइडियोलॉजी, संस्कृति, उन सभी चीजों को पढ़ेगा और इस तरह से उसका सांस्कृतिक रूप से उसका जुड़ाव क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। खैर, चीन ने आगे कहा कि नेपाल की जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, अर्थात जो यहां पर एक्टिव हैं, जो फोर्स हैं, जो कॉप्स हैं, जो इंटेलिजेंस संगठन है, चाहे वह किसी भी रूप में, चाहे देश के अंदर काम करने वाली हो या बाहर, जैसे हमारे यहाँ आईबी है, रॉ है, इन सभी एजेंसियों को क्या करेगा, वह मजबूत करेगा। वहीं नेपाल ने कहा कि वह अपनी धरती का प्रयोग चीन विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। इसका मतलब क्या है कि पूरा लाइन यह कहता है कि नेपाल ने चीन को वचन दिया कि किसी भी तरह से वह अगर भारत कभी उसकी जमीन का उपयोग चीन के अगेंस्ट करना चाहे तो वह नहीं होने देगा। तो ये देख रहे हैं किस तरह से नजदीकी बढ़ती चली जा रही। असला ट्विस्ट तो अभी कुछ देर बाद आएगा, जब आपको पता चलेगा यह चीन ने क्या कर दिया और नेपाल कैसे चुप रह गया। खैर, अभी जो वहाँ पर जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वहाँ के लोगों का मानना है कि चीन नेपाल के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और उनका कहना यह है कि चीन जो है कि नेपाल के लिए सब कुछ बनाता है, पेट्रोल सिर्फ भारत के आता है और वह इस वजह से आता है क्योंकि अभी चीन और जो है कि नेपाल का जो बॉर्डर है या वहाँ पर जो रोड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। अर्थात अगर नेपाल के लोगों के हिसाब से हम भारत को देखें तो उनके लिए सिर्फ भारत इसलिए उपयोगी है क्योंकि हम पेट्रोल जाने का रास्ता देते हैं, क्योंकि यह स्थल अवरुद्ध देश है। आगे वर्ष 2015 में जब यहां पे भूकंप आया था तो चीन ने बड़ी मात्रा में अपना सहयोग किया था और उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर निवेश किया और बाहर से जो निवेश किसी देश में आता है उसको बोला जाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल के पूरे एफडीआई में 90% से अधिक हिस्सा 90% से अधिक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चीन से आता है। अर्थात चीन ने अपना पूरा पैसा जो है कि कहीं ना कहीं उसके दरवाजे खोल रखे हैं नेपाल के लिए। नेपाल को जितना एफडीआई चाहिए वह देने के लिए तैयार है और इसके पीछे चीन बहुत बड़ी साजिश रच रहा है जिसको नेपाल का हो सकता है नेपाल को उसका अंदाजा ना हो। लेकिन हालांकि जो लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं हम उनको इतना जो है कि मंदबुद्धि का नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी यह समझ से परे है कि वह इतना हस्तक्षेप क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे इसमें हस्तक्षेप कहां हुआ, ये तो अच्छी बात है, चीन क्या कर रहा है, नेपाल में अच्छा इन्वेस्ट कर रहा। नहीं, आगे देखिए क्या हो रहा। नेपाल में दरअसल कुछ जो है कि तिब्बत के लोग रहते हैं जो कि शरणार्थी के रूप में रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी तिब्बत के लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो चीन को यह भी डर रहता है कि कहीं यह नेपाल के जमीन का उपयोग करके हमारे चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम ना दें। तो इसके लिए भी नियंत्रित कौन करता है, चीन करता है नेपाल को। अब सोचिए, किसी एक देश की संप्रभुता किस पर निर्भर होती है कि वह अपने देश में कौन व्यक्ति क्या करेगा खुद डिसीजन ले सके, लेकिन नेपाल में तिब्बत के लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यह डिसीजन कौन लेता है, चीन लेता है। अभी देखिए कि अभी जो है कि कुछ विश्लेषकों का यह कहना है नेपालियों को अब अपनी सरकार से ज़्यादा जो है कि जिस प्रकार चीन ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया है, जो यहाँ पर निवेश किया है, उससे उनको लगता है कि चीन पर जो है कि नेपाल से ज़्यादा भरोसा वहाँ के लोगों का है। अर्थात नेपालियों को अब चीन जो है कि क्या होता है ज़्यादा पसंद आने लगा है और इसके वजह से क्या हो रहा है, अब एक नई जो है कि गैप क्रिएट होगी। अब देखिए, जो मैंने आपको एक पार्टी बनाया था, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप यह ना कह सकें कि नेपाल को क्या करना चाहिए, चीन को बाहर कर देना चाहिए या उससे संबंध खत्म कर देना चाहिए। दरअसल मैंने इतने निवेश और इतनी सब चीज़ें इसलिए बताया क्योंकि जो चीन ने जो यहाँ पर किया है
उसकी यह आज का जो घटनाक्रम है, इससे पहले उसने काफ़ी लंबी दूरी तय की है, बहुत कुछ खर्च किया है, चाहे वह निवेश के मामलों में हो, चाहे वह संस्कृति के रूप में हो, या वहाँ की सरकार के स्ट्रक्चर को बनाने और मैंडेट करने के रूप में हो। सभी रूपों में चीन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर निवेश कर रखा है। हाल ही में क्या हुआ है, एनसीपी पार्टी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया, और मतभेद इस कारण से उत्पन्न हुआ कि एक तरफ एनसीपी के कुछ नेता थे जो कि यह चाहते थे कि दोबारा वहां चुनाव हो, वहीं दूसरी तरफ वहां के प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति थे। तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे क्या कहा कि जो एनसीपी का निर्माण हुआ था उसमें कई जो है कि ऐसी कम्युनिस्ट पार्टियां थीं जिन्होंने अपना विलय कर लिया। लेकिन आप एक चीज सोचिए, जो पार्टी बहुत लंबे समय से जो है कि संघर्ष करते आ रही हो, और जब वह उसको लगता है कि किसी भी तरह से हमारी आइडियोलॉजी कमजोर पड़ रही है, या फिर जो है कि उसकी पहचान का संकट है, अर्थात आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो रही है, तो क्या करेगा, अपनी पहचान बनाने का प्रयास करेगा। ऐसी कंडीशन यहां पर हो गई थी, और एक तरफ राष्ट्रपति और जो है कि एनसीपी के प्रमुख जो केपी ओली हैं वह थे, जो कि वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ एनसीपी के कई बड़े नेता थे, और यहां पर यह तय हो गया था इस सरकार को गिरा देना है और दोबारा चुनाव कराया जाना है, अर्थात यहां पर दोबारा चुनाव होने की उम्मीदें उठने लगी थी। इसी बीच एक जो है कि व्यक्ति आता है, और वह है चीन के एम्बेसडर, और इनका नाम है होई यूंकी। ये देखिए, इनका एक फोटो है और ये नाम लिखा है, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें आप कर लीजिएगा। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी को लेकर गलत कमेंट मत करिएगा। तो ये देखिए, ये है, और इन्होंने किया कि जो एनसीपी के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ मीटिंग की, और क्या किया, एनसीपी के मतभेदों को दूर कर दिया। यह इस रूप में समझिए, मान लीजिए मैं कहूं कि भारत पर किसी एक जो है कि गठबंधन का या जो है कि एक समूह का शासन है, उसमें दरार या तनाव क्रिएट हो जाए, और किसी दूसरे देश का एम्बेसडर आके सबको समझाए कि आपको ऐसा करना, आपको ऐसा करना। और दरअसल ऐसा ही चीन की इस एम्बेसडर ने किया है। इन्होंने शीर्ष नेताओं के साथ एक नहीं कई मीटिंग की, और कई मीटिंग करने के बाद यहां पर जो है कि एनसीपी के मतभेद को दूर किया, और कहा कि जो सरकार जैसी चल रही है ऐसी चलती ही रहनी चाहिए। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सुना होगा कि इस तरह का हस्तक्षेप भारत, एक बार मैं आपको बताऊं कि मालदीव में और कई छोटे छोटे क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन भारत कभी भी किसी देश के आंतरिक मामले में इस तरह हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन फिर भी भारत पर क्या किया जाता है, बड़े भाई की छवि निखारा जाता है, और कहा जाता है कि भारत जो है कि बड़े भाई की तरह व्यवहार करता है और देशों की संप्रभुता का ख्याल नहीं रखता। और यहां पर देखिए, एक जो है कि एम्बेसडर क्या कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, और सभी देशों, सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको कन्विंस कर रहे हैं, और कन्विंस भी होते हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी जो है कि यहाँ के नेताओं से बात की, और प्रेस जो है कि रिलीज किया, अर्थात प्रेस रिलीज करके उन्होंने ये बताया कि पूरा ओपनली उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बात की है, और हमारे हिसाब से वर्तमान जो नेपाल की सरकार है वह अच्छी है, उस पर उन्होंने भरोसा जताया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस सरकार को ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। अब सोचिए कि चीन कौन होता है डिसाइड करने वाला कि आखिर किसी देश में क्या चल रहा है। हो सकता है जो एनसीपी के जो नेता हैं उसमें से कुछ नेता वो हों जो कि अब चाहते हों कि जो चीन इतना हस्तक्षेप कर रहा है, उस हस्तक्षेप की कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। ठीक उसी तरह से जैसे आज श्रीलंका चुका रहा है। श्रीलंका की जो कंडीशन है वह इतनी बर्बाद हो चुकी है कि उसको अपनी आय का एक बड़ा जो है कि स्रोत जो है कि वहां पर जो चीन का उसने ऋण लिया है उसके ब्याज के रूप में खर्च करना पड़ता है। और इस समय जो राजपक्षे परिवार है वह क्या कर रहा है कि चीन के ऋण को उतारने के लिए हर तरह का प्रयास करने के लिए वह तैयार है। जबकि सोचिए कि इसी जो पार्टी ने क्या किया था, चीन में जो है कि श्रीलंका में निवेश करवाया था। तो कई समीक्षक इसको इस रूप में देख रहे हैं कि अगर इनका जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वह ठीक रहता तो शायद यहाँ का डेमोक्रेसी ज़्यादा मजबूत होती। कुल मिलाकर यहाँ की ब्रांड, यहाँ की जो एम्बेसडर हैं, जो कि चीन की एम्बेसडर जो नेपाल में नियुक्त है, और साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति ने फोन के माध्यम से सभी चीज़ों को डील कर दिया और इस सरकार को गिरने से बचा लिया। मेरे हिसाब से यह पहला ऐसा केस हो रहा होगा कि चीन इस तरह से खुलेआम जो है कि कहीं पर हस्तक्षेप कर रहा, और उस हस्तक्षेप का कारण यही है क्योंकि बहुत बड़ा निवेश नेपाल में कर चुका है। नेपाल की किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इतना दम नहीं है कि वह इतनी बड़ी
FDI और इन सब चीज़ों को क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। अब देखिए, एक तो घटनाक्रम यह था कि इसने डायरेक्ट हस्तक्षेप किया। अब दूसरा जो घटनाक्रम है वह जुड़ा हुआ माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट को चीन अब कहता है हुआ पूरा उसका है, ना कि नेपाल का। अब देखिए कितनी बड़ी चीज है कि नेपाल की जो आइडेंटिटी है वो माउंट एवरेस्ट से है और वही आइडेंटिटी इससे छिनती हुई जा रही है। लेकिन अभी तक नेपाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि भारत ने जो सड़क का कैलाश मानसरोवर के लिए जो सड़क का निर्माण किया है लिपू लेक तक, उस पर भारत जो है कि नेपाल ने प्रतिक्रिया दे दी और उसने कहा है कि हम अपनी आर्मी, अपनी सेना को इंडिया के साथ लगने वाले बॉर्डर पर बढ़ाएंगे। अब देखिए पूरा घटनाक्रम को मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि आपको पता है, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, अगर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक आपको दिखाई देगा। इसकी औसत जो ऊंचाई है वह 6000 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 120 से 190 किलोमीटर आपको दिखाई देगी। यह जो हिमालय है इसको कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के रूप में हम विभाजित करते हैं। लेकिन हमें क्या समझना है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो माना जाता है काली और तीस्ता नदियों के बीच वाले भाग से, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है। और हिमालय का जो यह भाग है नेपाल, जिसको हम नेपाली हिमालय के नाम से जानते हैं, यह भाग कम चौड़ा है लेकिन सर्वाधिक ऊंचा है। और इसीलिए मैंने कहा कि विश्व के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं उसमें से आपको 14 पर्वतों में से 8 कहां मिलेंगे, नेपाल के क्षेत्र में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। हालांकि अगर यहाँ पर देखें तो यह कुछ इस ऊंचाई को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न होता रहता है। कुछ लोग कहते हैं 8844 मीटर, अर्थात जो वर्तमान 8848 मीटर है इससे 4 मीटर कम बताते हैं। तो उसके पीछे कारण यह होता है कि 4 मीटर मोटी परत को काउंट नहीं करते, वह पर्वत की जो ऊंचाई बताते हैं उसमें से उसके ऊपर जो 4 मीटर मोटी बर्फ है उसको हटा देते हैं। खैर, नेपाल के लोग इसे जो है कि सागर माता के नाम से बुलाते हैं। अंग्रेजी में इसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तिब्बत की भाषा में इसको हम चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं और चीन की भाषा में इसको हम झुमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। प्रश्न आएगा ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, यही देखिए आगे चल के यही सब जुड़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी आगे जितनी चीज बताई जुड़ते चले जा रहे हैं, सब चीज जुड़ेंगे। आपको मेरा उद्देश्य यहाँ पे समय बर्बाद करना नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों का अगर लगता भी है तो वो स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल चीन सीमा पर यह जो एवरेस्ट है कहाँ पे स्थित है, नेपाल और चीन सीमा पर। ध्यान दीजिए, ये ना तो पूर्णतः नेपाल में है ना पूर्णतः चीन में। इसका जो माउंट एवरेस्ट का जो उत्तरी भाग माना जाता है वह माना जाता है चीन में, और जो दक्षिणी भाग माना जाता है वो नेपाल में माना जाता है। और ये जो एवरेस्ट है विश्व के जो पर्वत चढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और नेपाल ने यहाँ पर जो ट्रैकिंग और माउंट की क्लाइंबिंग करने के लिए जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो यहाँ पर टूरिस्ट की सुविधाएं वो काफ़ी अच्छी विकसित कर रखी हैं। और इसी कारण इसको बहुत बड़ा जो आय का एक स्रोत है वह किससे प्राप्त होता है, जो लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और उसको देखने के लिए आते हैं। सिर्फ माउंट एवरेस्ट के क्लाइंबिंग परमिट के लिए अर्थात चढ़ने की अनुमति लेने के लिए एक व्यक्ति को $11,000 का भुगतान करना होता है। समझ लीजिए अगर कई लाख लोग एक साल में जाएं तो ये संख्या कितनी बड़ी होगी। और सिर्फ क्या करना होता है, आपको परमिट लेने के लिए $11,000 देना होता है। अगर एक व्यक्ति जाता है वहां पर रुकेगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी, तो औसतन वहां पर $35,000 से $40,000 वह खर्च करके आता है। और यह जो पैसा मैं बता रहा हूं ना, यही जो है कि आगे अभी मैं बताऊंगा कि यही एक लालच जो है कि चीन को भी दिखाई दे रही है, और इसीलिए उसने कहा है कि हाँ एवरेस्ट का जो एरिया है वह हमारा। खैर आगे बढ़ते हैं। लगभग 50 सालों में नेपाल ने अपने लिए इसके यहाँ के टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और जब पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो उसका लाभ भी इसको मिल रहा है। हाल के समय में क्या हुआ है, चीन ने कहा है कि वह माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट शब्द वो कभी यूज नहीं करता, वह शब्द यूज करता है झुमोलुंगमा। ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट को मैंने बताया चीन की भाषा में क्या बोला जाता है, झुमोलुंगमा। तो उसने कहा कि हम झुमोलुंगमा की ऊंचाई नापने के लिए एक टीम भेजेगा, और उसके लिए नेपाल तैयार भी हो गया। और यह टीम जो है कि अपनी चढ़ाई प्रारंभ कर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कर रहा है, वह
चीन के द्वारा 1975 और 2005 में भी ऐसा किया जा चुका है जब वह ऊंचाई नापने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि पहले यह चीजें हो चुकी हैं तो नेपाल को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि 2005 में जब यह चीन की टीम ने चढ़ाई की थी तो उस समय भी ऊंचाई को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और चीन का मानना था इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर ना होकर 44 मीटर है। तो उसमें भी मेन था वही जो कि हिमालय जो पर बर्फ की मोटी परत 4 मीटर है उसको काउंट नहीं कर रहे थे। खैर यह टीम जो कि भेजी गई और इस टीम ने चढ़ाई चालू कर दी है। अब देखिए इस टीम ने क्या किया, अपनी कुछ फोटो लेकर अपने देश में भेजा, अपनी जो है कि चीन की मीडिया को भेजा। चीन की मीडिया ने इसको 2 मई को प्रकाशित किया और उसमें उन्होंने यह लिखा कि चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित जोमोलुंगमा की यह तस्वीर है। अर्थात पूरी तस्वीर को उन्होंने दिखाया जो भेजी गई थी और यह लिखा कि यह चीन की जोमोलुंगमा पर्वत का है, ना कि यह लिखा कि माउंट एवरेस्ट या फिर नेपाल चीन की सीमा पर स्थित जोमोलुंगमा का। यह तो वही बात हुई कि मान लीजिए हम ये कहें कि हमारे देश से लगता हुआ कोई पर्वत है और उसका आधा भाग हमारे पास है, आधा दूसरे देश के पास है और उससे हम कह दें कि नहीं ये हमारा पूरा है, तो ठीक इसी प्रकार की ये बात लिखी गई। इसके कारण क्या हुआ कि एवरेस्ट की अवस्थिति अर्थात लोकेशन को लेकर भारत, नेपाल और चीन में सोशल मीडिया पर खूब बातचीत होने लगी कि आखिर ये एक्चुअल में किसका है। तो वहीं जो चीन का जो वहां का मीडिया ग्रुप है वह किसको उसको क्या बता रहा था, अपने देश का बता रहा था। हालांकि उन्होंने 11 मई को अपनी यह जो पोस्ट है उसको डिलीट किया और उसी तस्वीर को जारी करते हुए कहा कि यह जोमोलुंगमा की है, जिसकी अवस्थिति को उन्होंने बताया चीन और नेपाल के बॉर्डर पर। अब देखिए 9 से 10 दिन तक ये पूरा कुछ चलता रहा, लेकिन नेपाल की सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां पर हो रहा है तो बोलेगा कौन। खैर अब देखिए इसमें है क्या कि इन्होंने नेपाल ने तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चीन ने किसी भी कारण से अपने आप को दुरुस्त कर लिया। लेकिन इससे एक मंशा जाहिर हो गई है कि आने वाले समय में चीन जो है कि एवरेस्ट को उसी रूप में नहीं देख रहा जिस रूप में नेपाल उसको देख रहा है। आने वाले समय में चीन के पास नेपाल को लेकर कई तरह की उसके काम हैं, उनके फंक्शन हैं और उसका एक पूरा रोड मैप है कि कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो सामरिक रूप में हो या फिर जो है कि उसका किसी अन्य रूप में हो। अब देखिए हुआ क्या है कि चीन एवरेस्ट पर क्या करना चाहता है, उसका सामरिक उपयोग भी उसका प्रारंभ कर दिया है। अर्थात उसने क्या किया है कि एवरेस्ट पर ये जो टीम चढ़ने गई उसने क्या किया, उसके एवरेस्ट के उत्तरी भाग अर्थात चीन वाले एरिया में ही उसने लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान दीजिए लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर एक 5G टावर भी लगा दिया। अब उससे पूछिए कि भैया आप एक बताओ कि यहाँ पे 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर क्यों लगा रहे हो। तो चीन के 2 चीजें हैं, वह यहाँ की इस 5G के टावर का कई प्रकार का यूज कर सकता है और इसमें एक यूज वह भारत और नेपाल की सर्विलांस के लिए भी कर सकता है, अर्थात यहाँ पर निगरानी के लिए भी उसका यह प्रयोग कर सकता है। दूसरा उसने कहा कि हम इतने टेक्नोलॉजिकल संपन्न हैं कि हम कहीं पर लगा सकते हैं इस प्रकार के टावर। तो ये समझ सकते हैं कि चीन जो टेक्नोलॉजी में आगे है उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आने वाले समय पर वह एवरेस्ट में किस रूप में करेगा, उसका एक प्रारंभिक बिंदु दिखाई देता है यह 5G टावर का लगाना। अब देखिए है क्या, ये पूरा विवाद इसलिए है कि पर्वतों के संदर्भ में ये समानता यह माना जाता है कि आखिर वहां पे बाउंड्री कौन सी होगी। तो उसको लेकर माना जाता है कि जो किसी भी पर्वत का जो सबसे ऊंचा भाग हो अर्थात चोटी हो उसको अलग करने वाली कोई ना कोई तो लाइन होगी जो उसके ऊंचे भाग के मध्य से जाएगी, उसी को आधार रेखा मान लिया जाए और उसी से क्या हुआ एक तरफ जो है कि एक देश और दूसरी तरफ दूसरे देश को मान लिया जाए। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूं इमेज। अब देखिए आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए आगे की ओर लोग बढ़ रहे हैं ना। तो जो ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यह जो ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट है इसके इधर एक देश और इसके इधर क्या है एक देश। और इसको किस लिए माना गया कि ये जो चोटी है इस चोटी से क्या होगा, जो भी बॉन्ड एक लाइन निकलेगी जो क्या कर रहा होगा, इधर का ढाल और इधर के ढाल को अलग कर रहा होगा। इसी को हम क्या मान लेते हैं, लाइन मान लेते हैं और उससे दोनों देशों को अलग कर दिया जाता है।
आप इसमें भी देखिए ठीक इसी प्रकार यह जो क्या दिखाई दे रहा है, एक एरिया दिखाई दे रहा है, और यह जो एरिया है यह क्या है आपका चीन वाला एरिया है जो खड़े ढाल वाला है, और कंपेरेटिवली यह जो एरिया है यह नेपाल का एरिया है और इधर से ट्रेकिंग की जा सकती है। और इसी के साथ साथ आप एक इमेज और देख लीजिए। अब देखिए कोई भी पर्वत जैसा कि मैंने कहा कि होता है तो उसके जो अलग करने वाला लाइन होता है वो कौन सा होता है, उसकी चोटी से आता है। आप इसको देखिए, यह देखिए एक ऊंची चोटी है तो यहां से एक सीधी लाइन खींच दीजिए और इसके इधर कोई दूसरा देश और इसके क्या होगा कोई दूसरा देश। तो कुल मिलाकर पर्वतों के संदर्भ में यह कहा जाता है, ये देखिए ये भी इमेज बहुत शानदार है आपके लिए समझने के लिए, कि आप ये देखिए एक लाइन देख रहे हैं, यह लाइन क्या कर रहा है, इधर एक देश और इधर एक देश। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि पर्वतों के संदर्भ में तो यह माना जाता है कि जो चोटी है उसके एक तरफ एक देश होगा, दूसरा देश दूसरी तरफ होगा। लेकिन इस तरह से चीन की मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, और ध्यान दीजिएगा हमारे इंडिया मीडिया की तरह नहीं है, वहां पर चीन की जो मीडिया कह रही है आगे चलकर देखिए कहीं ना कहीं वो होता है, क्योंकि वहां पर पूरा वहां का जो प्रशासनिक हस्तक्षेप वहां पर होता है। इसी के कारण लोग ये कह रहे हैं कि ये चीन की मीडिया नहीं कह रही, ये मान के चलिए ये जो कि चीन की सरकार का क्या स्टैंड है, और आने वाले समय में एवरेस्ट को लेकर चीन और नेपाल में तनाव बढ़ सकता है अगर किसी भी तरह वहां के नेपाल के लोगों को अपनी डेमोक्रेसी का मूल्य पता चला, या फिर उनको लगा कि यह जिस तरह से हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है, जैसा कि एक समय श्रीलंका में हुआ था, आने वाले समय वो काफी घातक हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये चलिए अनजाने बस हो गया, यहां पर एक ट्रीटी हो चुकी है 1961 में नेपाल और चीन ने यह निर्धारित किया था कि उच्च पर्वतीय क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा, जो मैं रेखा अभी तक आपको दिखा रहा था, उसी को सीमा माना जाएगा। और उन्होंने कहा कि उत्तर वाला सीमा जो किसके पास में आएगा, चीन के पास, और दक्षिण वाला भाग किसके पास आएगा, वह जो है कि नेपाल के पास। तो अब जब वहां की मीडिया यह कह रही है कि यह जो जोमोलुंगमा जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा है, इसका मतलब वह नॉर्थ और साउथ का कुछ उसको मतलब नहीं है, उनका मतलब है कि पूरा एवरेस्ट का एरिया। समीक्षकों का यह मानना है कि चीन जिस तरह से नेपाल पर अपना अधिकार जता रहा है, उससे आने वाले समय में न सिर्फ जो है कि यह भारत के लिए चुनौती उत्पन्न हो सकती है, बल्कि एवरेस्ट का सामरिक महत्व हमें देखने को मिल सकता है। अर्थात जिस तरह से उसने 5G टावर लगाया है, जिस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो निर्धारित कर रहा है, वह आगे चलकर कुछ और भी कर सकता है। और आने वाले समय में जिस तरह से भारत से नेपाल दूर जा रहा है, श्रीलंका के करीब आ रहा है, ऐसा ना हो कि उसको चीन के पास जाके फिर से भागना पड़े। कारण यह है कि जो चीन की जो नीतियां होती हैं वह किसी देश पर इस तरह धीरे धीरे उस पर हावी होती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। हमें सिर्फ श्रीलंका को नहीं देखना है, हमें अन्य अफ्रीकी देशों में भी देखना है जहां पर चीन को लेकर विरोध होते हैं। कारण यह है कि तब तक क्या हो चुका होता, काफी देर हो चुका होता है। लेकिन यहां पर नेपाल के साथ दिक्कत यह है कि यहां पर जो राजनीतिक दल हैं उन्हीं का, वह किसके आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, वह चीन की सरकार की पार्टी के आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। और इसके वजह से आए दिन आप देखेंगे कि यहाँ के जो शीर्ष नेता हैं या जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो एंटी इंडियन जो है कि स्टेटमेंट तो देखते हैं, लेकिन चीन के हस्तक्षेप को वह नेग्लेक्ट करते हैं। हमें यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को इस रूप में यूज करना है कि आने वाले समय में चीन और नेपाल गठजोड़ या फिर चीन का बढ़ता हुआ नेपाल में हस्तक्षेप किस तरह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे जो विदेश नीति है उसको प्रभावित कर सकता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।